आदाब, मैं मोहिउद्दीन आप सभी का इस्तकबाल करता हूं प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान प्रकाश अम्बेडकर साहब मौजूद हैं, क्योंकि ये जो है वो आजकल हिंदुस्तान की सियासत में बहुत ही माना जाना और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र की सियासत में एक हलचल मचाने वाला चेहरा है। हम इनसे बात करते हैं। चलिए, प्रकाश अम्बेडकर साहब से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, इस्तकबाल है आपका भी। जब इससे पहले हमने इंटरव्यू किया था आपका 2018 में और 19 के चुनाव आने वाले थे, उस वक्त हमने आपको एक मिसाल दी थी कि हाजी मस्तान मिर्ज़ा और जोगेंद्र कवाड़े का जो है वो दलित मुस्लिम एक किस्म का इत्तेहाद हुआ था और वो आगे चल के जो है वो नाकाम हो गया। ये मिसाल आपको हमने दी थी, इस पर बात भी की थी। तो क्या आपको लगता है कि तारीख जो है अपने आप को दोहरा रही है और आज जिस तरह से आपकी और ओवैसी साहब की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो क्या आपको लगता है? ओवैसी साहब की और हमारे बीच की दूरियां नहीं बढ़ती जा रही है। दोनों अपने अपने मुकाम पे हैं, अच्छे संबंध है। हाँ, कुछ अड़चनें आई है, ये बात ज़रूरी है, लेकिन उस अड़चनों को भी हम लोग निकालेंगे, पार करेंगे और एक नई राजनीति की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। आपने जो मिसाल दी थी हाजी मस्तान और कवाड़े की, उसकी बुनियाद कुछ अलग थी, आज की बुनियाद कुछ अलग है। वो सियासती मामला था, इसमें एक सोशल मामला है और सियासती भी है। जहाँ सोशल मामला होता है वहाँ मैं समझता हूँ कि जड़ें जो है वो मजबूत होती है। मैंने आपसे भी ये कहा था कि हम लोग जहाँ जहाँ मीटिंग करते हैं, पब्लिक मीटिंग उस वक्त भी कर रहे थे, तो ओबीसी और मुसलमानों का जो संवाद नहीं था, बातचीत नहीं थी, वो हम लोग वहाँ पर बैठ के वो बातचीत शुरुआत कर रहे थे और वो बातचीत का नतीजा ये था कि दोनों में एक आपसी समझौता हो गया और इसलिए बात की जो पब्लिक मीटिंगें हुई उसमें जो है वो मुसलमानों की तरफ से और हिंदुओं की तरफ से भी एक शुरुआत हुई थी वहाँ पर कि जय भीम हो, जय भीम हो, और उसके बाद में जय मल्हार का भी नारा लगता था। तो इसका कैनवस जो है वो बढ़ चुका था। लेकिन इसमें ये देखने को मिला है कि आपने भी कह दिया कि अगाड़ी टूट गई, आपका भी स्टेटमेंट आया? नहीं, हमारा अगाड़ी टूटने का कोई स्टेटमेंट नहीं है, ना हम लोग ये कह रहे हैं। हम लोगों ने इतना ही कहा है कि भैया आखिरी दिन, मतलब नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक ये प्रयत्न हमारा रहेगा, प्रयास हमारा रहेगा कि एमआईएम के साथ में हम लोग। लेकिन एमआईएम की तरफ से स्टेटमेंट बाकायदा रिलीज हुआ था कि अगाड़ी जो है ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने तोड़ दिया है वहाँ पर उसको, और एमआईएम की तरफ से ये जो 80 सीटें 90 सीटें मांगने का जो है वो एक तरफ से भगवे लहर को निमंत्रण देना है। क्या आपकी मजबूरी है ये कि आप एमआईएम को जो है वो आखिरी दम तक छोड़ना नहीं चाहते? जैसे कि मैंने जैसे कि अपने सवाल किया कि जैसे इम्तियाज जलील का बयान आया कि अगाड़ी टूट गई, आपने जो है वो ऑफिशियल बयान नहीं दिया। तो क्या आपकी मजबूरी है या क्या है ये पॉलिटिकल? राजनीति मेरी मजबूरी नहीं है, एक मान लीजिए, सत्ता भी मेरी मजबूरी नहीं है, दोनों मेरे साथ में चलती रहती है। इसलिए मुझे उसमें कोई दिलचस्पी भी है और लगाव भी नहीं है। मुझे जो दिलचस्पी और लगाव जो है वो ये है कि यहाँ की व्यवस्था जो है वो सुकून से चले, ईमानदारी के साथ चले और सबको साथ में लेके चले। आपने कहा कि ज़्यादा सीटें मांग कर जो है भगवा लहर में आ गई है एमआईएम। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि इतने सीटें मांगना, इसका मतलब है कि तुम ये जो भगवा लहर पैदा करने वाले जो है उनके हाथ में खेलना है। इत्तेहाद में जो प्रॉब्लम आया है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? इम्तियाज जलील बुनियादी वजह है? नहीं, मैं उसमें जाना नहीं, मैं उसमें जाना नहीं, क्योंकि इम्तियाज जलील का एक स्टेटमेंट भी बता दूं आपको कि उन्होंने कहा था कि प्रकाश अम्बेडकर जो है वो आरएसएस के हाथ का खिलौना बन गए हैं और आप जो है वो उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बीजेपी की बात कर रहे हैं, हम किसी पर और जो है वो इम्तियाज जलील का ये बयान है कि 40 साल के राजनीति आरएसएस के का खिलौना बन चुके हैं। तो मतलब
क्या 40 साल की देखें मैं लोग 40 इसमें? साल के राजनीति में किसी भी व्यक्ति पर आप कहिए कि आलोचना नहीं करता हूँ, ना उसकी इमेज रन डाउन करता हूँ। जो 100 लोग लाइन में खड़े हुए हैं मुझे आरएसएस का बनाने के लिए, उसमें एक इम्तियाज़ जलील ऐड हो गया, इतना ही मैं उसमें कहता हूँ। कितनी सीट लेने का इरादा है आपका 288 में से? देखिए, हम लोग 288 की 288 सीट्स लड़ाएंगे। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री जितना माहौल बना रहे और अखबार जितना माहौल बन रहा है उतना नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री तो हर जगह बोलते फिर रहे कि मैं दोबारा आने वाला हूँ। देखिए, वो कुछ भी कहे, मतलब ऐसा है कि हारने वाला आदमी कहता है कि मैं हारने वाला नहीं हूँ, मैं जीतने वाला ही हूँ। हारने वाला हमेशा कहता है कि मैं जीतने वाला हूँ। जब आदमी कहता है कि मैं जीतने वाला हूँ तो समझ लो कि वो हारने वाला है। तो यही मुख्यमंत्री की हालत है, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा, होता यही है कि मतलब हमेशा माहौल जो है वो कई जगहों पर लगता है कि सेकुलर पार्टियों के हक में माहौल है, लेकिन वहाँ से जो है वो शिवसेना बीजेपी का कैंडिडेट जीत के आ जाता है। जैसे कि 2019 में हुआ, आपका बयान भी आया था कि ईवीएम जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो शक के दायरे में आती है, आपको विश्वास नहीं है ईवीएम? लेकिन मैं अभी मेरी अब कोर्ट में लड़ाई शुरुआत हो चुकी है। मतदान जिस दिन हुआ उसके एक आंकड़े हैं, और ये आंकड़े भी इलेक्शन कमीशन ने दिए, ये किसी और के नहीं है। पोलिंग जो हो, काउंटिंग जो हुआ है वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। जो आंकड़े भी उन्होंने दिए, अब इसमें अंतर क्यों आया है? तो सरकार है और इलेक्शन कमीशन दोनों अड़चन में आ चुके हैं। आप कोर्ट को, हम लोग को देखना है कि ये फैसला कोर्ट दे कि ये मशीन खराब है फिर। और मुझे उम्मीद है कि ये डिफरेंस अगर इलेक्शन कमीशन एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा तो कोर्ट के पास ये मशीन खराब है कहने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। ईवीएम हटाना ही हमारा मकसद है, और हम लोग कोर्ट के माध्यम से ही इसको हटाने की अभी हम लोगों की कोशिश है। हो सकता है कि साल भर के अंदर ये डिसीजन आ जाए। आप कोर्ट की जिम्मेदारी होगी है कि ये मशीन सही है गलत है जवाब देने का, क्योंकि पहले उन्होंने ही सर्टिफाई कर लिया नहीं ये सही मशीन है, इसको इस्तेमाल करने में कोई अड़चन नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो अब कोर्ट को ही फैसला करना है कि जिसको हमने कहा ये सही है, ये रिजल्ट गलत है, फिर कहने के। अच्छा, एक बात यह है कि इमाम की तो बात हो गई आपके अलायंस के बारे में, लेकिन कांग्रेस भी कोशिश में थी और आप भी कोशिश में थे कि कांग्रेस से जो अलायंस हो जाए। आपने जो है उनको 140 सीट की भी ऑफर की थी, तो क्यों कांग्रेस की जानिब जो अप्रोच था आपका वो इतना रिजिड था? 2017 से कांग्रेस के साथ समझौता हो, ये हम लोग की कोशिश थी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने 2009 से लेके 2014 तक सरकार चलाई, अब दिखाई दे रहा है कि करप्शन के अलावा उस सरकार में कुछ हुआ ही नहीं है। एक के पीछे मंत्री जो है वो सीधे सीधे जेल में जा रहे हैं और बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए हम लोग ने 2017 को ही कांग्रेस से कहा था कि आपकी छवि और आपका दामन, ये दोनों इतना गंदा है कि लोग आपको स्वीकारेंगे नहीं। आपको रीडेवलप करना है। मैंने कहा मेरे जैसे कई लोग हैं कि जिसका दामन साफ है, कि जो आरएसएस के साथ पूरा लड़ सकता है और लड़ते आ रहे हैं। कांग्रेस में भी ऐसे व्यक्ति है कि जो इस कैटेगरी में आते हैं। आप उनको हमारे साथ में दीजिए, एक माहौल हम लोग पैदा कर लेते हैं। सामने होके हम लोग लड़ेंगे, सीटों पर कांग्रेस लड़ेंगे। उस वक्त भी और इस वक्त भी मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस उस वक्त अगर बात हमारी मानती जी तो शायद मेरे ख्याल से कांग्रेस की आज ये परिस्थिति ना होती।
हाँ, मैं अगर कहता नहीं मुझे ये सीट चाहिए, मुझे ये सीट चाहिए, मुझे ये सीट चाहिए, मुझे ये सीट चाहिए, अगर ऐसी सीटें मांगता कि जो कांग्रेस की विनिंग सीट है और टूटता तो मुझ पर ब्लेम आती कि नहीं, ये इतने अड़ियल थे कि मानने के लिए ये तैयार नहीं थे। हम तो हारने वाली सीटें आपसे मांग रहे थे, तब भी आप शेयर नहीं कर पाए। इस बार भी हम लोगों ने कहा कि भैया 144 आप लड़ लीजिए, 144 हम लड़ते। जी 2000 लोकसभा के चुनाव में हम लोग का कोई वजूद नहीं था, लोकसभा के बाद वजूद दिखाई दिया, इसलिए आप 50-50% में लड़ते। लेकिन अभी जो लेकिन अभी भी नहीं है। इसकी वजह सीधा है, उस वक्त भी था और आज भी कह रहा हूं कि कांग्रेस हमको इस्तेमाल कर रही है। ऊपर की भी कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है, नीचे की भी कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है। वो अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। वो ये जानते हैं कि वंचित बहुजन अघाड़ी अगर महाराष्ट्र में कामयाब हुई तो ये देश भर पूरा अंगार लगा देंगे। और इसलिए बीजेपी की ये चाल है, आरएसएस की ये चाल है कि वंचित बहुजन अघाड़ी को अंगार लगाने से अगर रोकना है तो इनका समझौता नहीं होना है। प्रकाश जी, एक बात ये बताइए कि आपको जो है वो शरद पवार जी से क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि आप उनके साथ जो है वो जाना नहीं चाहते, इत्तेहाद नहीं करना चाहते, क्या वजह है इसकी? मतलब शरद पवार जी में जो है इसी क्या खामी दिखाई दी आपको कि आप उनके साथ जाने से मना कर दिए? वो आदमी कभी सेक्युलर नहीं रहा और उसकी राजनीति जो है वो टेढ़ी मेढ़ी राजनीति है, सीधी राजनीति है ही नहीं। कहता कुछ है, करता कुछ और है। लेकिन आप अगर शायद उनसे जुड़ते हैं तो एक बड़ा महाज खड़ा हो सकता था कांग्रेस एनसीपी वंचित बहुजन अघाड़ी। सवाल ऐसा है कि और ये महाज जो है वो बीजेपी और शिवसेना को जो है मात दे सकता था। मुसलमानों का मैं ये कहूंगा कि वो राजनीति को परखे, समझे, सोचे और उसके बाद में अपनी राय बनाए। शिवसेना को अगर किसी ने बढ़ाया है तो जिस शख्सियत का नाम ले रहे हो उस शख्सियत ने बढ़ाया, ये इतिहास है और गवाह भी है। बीजेपी को किसने अगर लाइमलाइट में लाया होगा तो प्रमोद महाजन को किसने एमपी बनाया, आप उसका नाम सोच लीजिए, क्योंकि नहीं थी। 2014 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार चलने लायक नहीं थी, शिवसेना जाने के लायक नहीं तैयार थी, उसको समझौता किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में डिजास्टर मैनेजमेंट के चेयरमैन कौन थे? तो ये जो असली नकली का चेहरा है इसको मुसलमान पहले पहचान ले। अच्छा, एक बात ये बताइए, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो क्या जिस तरह का देश में माहौल बनता जा रहा है, लोग ये इसको कह रहे हैं, जो तजिया निगार हैं, जो जानने वाले हैं, कि मुस्लिम मुखालिफ माहौल है पूरे देश में। अब जो है वो बीजेपी कॉमन सिविल कोड की बात कर रही है 3 तलाक के बाद। तो क्या आपको लगता है कि मतलब कॉमन सिविल कोड जो है वो आ सकता है हिंदुस्तान में? क्योंकि आप जो है कानून के जानकार हैं, अगर आएगा तो किस शक्ल में आएगा, कैसे आएगा? देखिए, इसमें मैं थोड़ी बहुत जो संविधान की जानकारी है, उस संविधान की जानकारी से ये है कि आपके पर्सनल कानून को बदलाव नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 25-26 कहता है, बदलाव नहीं किया जा सकता। पर्सनल लॉ कानून को बदलाव नहीं किया जाएगा। दूसरा जो जैसे है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हाँ जी, बदलाव नहीं किया जा सकता। उसमें अभी के जजमेंट जो आया है उससे ये कहा गया है कि आपको उसको महिलाओं का जो है वो संविधान के साथ में, संविधान ने जो महिलाओं को संरक्षण दिया है उसको आपको इंटरेस्ट रख के आपका कानून आपको बनाना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा और इसलिए सरकार को जो हिदायत दी थी, कहा कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों से बैठिए, बात कीजिए और 3 तलाक का मामला जो है वो आप उसको सल्टा लीजिए। लेकिन ये जो सरकार है
ये मुस्लिम समाज के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, समझने के लिए तैयार नहीं, वो अपनी बात थोपने के लिए मुसलमानों पे तैयार है। मैं इसमें थोड़ा सा मुस्लिम समाज को भी दोषी दे रहा हूँ। उसकी वजह है कि कोर्ट ने आपको एक मौका दिया और ये जानते हुए ये सरकार इस मौके का फ़ायदा उठाएगी। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों ने मिलके हम इसका किस ढंग से चाहते हैं, लेजिस्लेशन किस ढंग से, वो अगर पब्लिकली फेंक देते तो मुस्लिम समाज अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने जो हिदायत दी है उस हिदायत के मुताबिक हम लोग ये करना चाह रहे हैं तो शायद मेरे ख्याल से मेरे जैसे कई लोग आपको मिलते कि जो सपोर्ट में उतरते हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए कि हिंदुस्तान की तारीख का जो है वो सियासत का बहुत ही अहम मोड़ है। बाबरी मस्जिद का जो केस जो चालू है, इसमें भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो है वो बातचीत करके इस मसले को हल कीजिए, लेकिन जो है वो बातचीत नहीं हो पाई। तो क्या इस मामले पे भी जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष दोषी है, आपको लगता है, या उसकी गलती है इस मामले में? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये एक हिस्टोरिकल है। ये मंदिर और मस्जिद में जब फंस गया तो कई लोग उससे बाहर निकल गए और चुपचाप बैठना लोगों ने पसंद किया। मैं कई लोगों से हिस्टोरिकल जो है उनसे मैंने पूछा भी आप क्या करें, बोले सर हमारा रोल तो इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक कह रहा है मंदिर है, दूसरा कह रहा है ये मस्जिद है, लेकिन एक इतिहास है, इस पे कोई आ ही नहीं रहा है। लेकिन कोर्ट ने तो कहा कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की बुनियाद पे ही जो है मामला सुना। सवाल ऐसा है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कोर्ट जो चाहेगी, जो कोर्ट के सामने ऐसा है, तुम जैसा मामला लेके जाओगे वैसा होगा। अगर इस देश में अगर ये माहौल बनता कि दिस इज अ मॉन्यूमेंट, दिस इज हिस्ट्री, बाबर का आना और जाना ये एक हिस्ट्री है और उसकी एक निशानी है आने वाले लोगों के लिए। आपको अगर आपकी हिफाजत करनी है, इस देश की आज़ादी को बरकरार रखना है, तो ये एक मिसाल होगी कि बाबर आपको आने नहीं देना है। मैं उसको वो हिस्टोरिकल वे से देख रहा हूँ उसको। अगर वो हिस्टोरिकल वे होता तो मेरे हिसाब से 60% लोग जो है वो बाबरी मस्जिद वैसी रहनी चाहिए, लोगों की राय होती है। लेकिन मस्जिद और मंदिर में जब बांट गया तो कई लोगों ने कहा कि भैया इसमें अपने को रोल है ही नहीं। मंदिर वहीं बनेगा, आपको लगता है? क्योंकि अगर कोर्ट का फैसला जो है मुसलमानों के हक में भी आए तो इस तरह के बयानात आ रहे हैं बीजेपी की जानिब से कि मंदिर वहीं बनाएंगे। महाराष्ट्र का इलेक्शन है और शिवसेना ने कहा है कि मंदिर जो है वो शिवसेना बनाएगी जाकर। बीजेपी का बयान आया कि मंदिर जो है बीजेपी बनाएगी जाकर। देखिए, जबरदस्ती तो की जा सकती है। आपको लगता है कि हो सकता है? सवाल ऐसा है कि जबरदस्ती पार्लियामेंट में की जा अक्सरियत है। ये सवाल ये है इसमें कि इसको जवाब भी अभी मुसलमानों को ही देना है, ऐसा मैं मानता हूँ। और वो जवाब ये है कि क्या महाराष्ट्र में सेना बीजेपी की सरकार बनने देंगे? गडरिया जिस तरह से अपनी भेष बकरियों को एक लाइन में चलाता है, उसी तरह अगर महाराष्ट्र का मुसलमान एक लाइन में वंचित बहुजन आघाड़ी के पीछे आता है और बीजेपी सेना की सरकार बनाने में रोकता है, तो मेरे हिसाब से एक वर्ग ने जवाब दे दिया है कि हम मंदिर मस्जिद में फंसने के लिए तैयार नहीं हैं। हम जो है यहाँ के सेकुलर मिजाज, कॉम्पोजिट मिजाज को आगे ले जाने वाली एक पॉलिटिकल फोर्स है, वो अपने आप में आरएसएस को एक जवाब हो। बीजेपी जब से आई है सेकंड टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवनेस उसमें दिखाई दे रहा है। जो दस्तूर के जो आर्टिकल्स हैं उनको चेंज कर रहे हैं। 370 को इन्होंने जो है वो चेंज कर दिया, 35A को चेंज कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि कश्मीर की को जो है, कश्मीर से जो आर्टिकल है 370 उसको हटाना जो है वो जायज़ है?
जायज़ था या बीजेपी ने अच्छा काम किया? इसको जिस तरह से लोगों के सामने पेश करना चाहिए उस तरह से पेश नहीं हो रहा है। आप देखिए, इन्होंने जो 370 रद्द करने के बाद जो बयानबाजी हुई, भी अब हम ज़मीन खरीद सकते हैं वहाँ पर, और हमको ज़मीन खरीदने का मौका मिला। अब महाराष्ट्र में भी देखिए, किसानों की ज़मीन गैर किसान नहीं खरीद सकता। किसानों की ज़मीन खरीदना है तो आपको किसान ही होना है, नहीं अगर गैर किसान ने अगर खरीद लिया तो उसका अमिताभ बच्चन होता है लोनावला की ज़मीन के बारे में। तो ये भी एक तरीके की स्पेशल फैसिलिटी है किसानों के लिए, महाराष्ट्र के किसानों के लिए। तो आपको ये पहला पूछना चाहिए भाई, ये तेरी फैसिलिटी निकाले या ना रखे। वो अपने आप को गाली देना शुरू रहा था, साला 370 रद्द किया, बेवकूफ़ है। इस रिलीजियस माहौल में लद्दाख जो है का ये मान लेगा कि 370 रद्द होगा, मतलब उसके लिए कोई नई बात नहीं है। लद्दाख के लिए भी कोई नई बात नहीं है, वो पहले से ही कह रहे थे भी कल्चरली भी टोटली डिफरेंट, हमको यहाँ से रखना गलत है। और कई बार वहाँ की सियासतों ने कहा भी लद्दाख को आप यूनियन टेरिटरी बना दीजिए कि वो हमारे लिए भी काफ़ी लंबा है गवर्न करने के लिए। और लेकिन सबसे बड़ा रीजन जो है वो कश्मीर वैली है। कश्मीर वैली इस बात को मानेगा नहीं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। वो एक फैसिलिटी के तौर से देख रहा था, आप कितने पैसे दे रहे थे, कितने पैसे नहीं दे रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है आपको लगता है ये जो हो रहा है? मेरे हिसाब से नहीं। मेरे हिसाब से मेरी जो थियोरी है, डोगरा राजा जो थे हरि सिंह जी, जिनके साथ में आपकी एग्रीमेंट हुई, उस एग्रीमेंट में उसने कहा मैं जितना दे रहा हूं उतना ही आपको लेना है, और आपने उसको हाँ कर दिया। मतलब उसने जितना दिया आपको उतना ही आपने स्वीकार कर दिया, बाकी की चीज उसने अपने पास रखे। अपने पास रखने के बाद उसने जो है वो अपना पूरा अधिकार जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली को दे दिया। इसलिए जब तक जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली रेजोल्यूशन नहीं पास करती कि भैया तुम इस पे ये करो या हम आपको दे रहे हैं, तब तक आपको नहीं आता। तो कहीं ना कहीं तो भी दिस इज सॉवरेन विद इन सॉवरेन। सुप्रीम कोर्ट जब ये कहता है कि 370 कलम रद्द करने का जो तरीका था, उस तरीके को ही आपने ख़त्म किया है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आपने भंग करवा दिया जी। और इसलिए कई जजमेंट में यह आ गया कि 370 कलम जो है वो परमानेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया जी। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है ये। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है और ये परमानेंट फीचर हो गया है 370, तो आप इसको निकाल नहीं सकते। ये वो बेसिक स्ट्रक्चर को ही बदलना ऐसा होता है कि मैंने जैसे कहा कि थोड़ा सॉवरेनिटी जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में बची हुई थी, उसको ख़त्म करना क्या पार्लियामेंट का अधिकार है, इस पर मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को बहस करनी होगी, जजमेंट देना होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। कि क्या हिंदुत्व जो हिंदू राष्ट्र का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए संविधान को जो है वो खत्म किया जा सकता है क्या? देखिए, मैंने जैसे कहा कि मुसलमानों की राजनीति अगर सवर्णों की राजनीति के साथ मिलती जुलती रही तो ख़त्म हो सकता है। मुसलमानों की राजनीति अगर नॉन सवर्णों के साथ रही तो ये ख़त्म नहीं हो सकता है। अब मुसलमानों ने ये सोचना चाहिए उसका हित किस में है। सवर्णों की राजनीति करने में उसका हित है तो संविधान पे खतरा है। नॉन सवर्णों के साथ में अगर वो राजनीति करता है
तो संविधान वो बचा लेता है। अच्छा, संविधान को बचाने के लिए जो है वो एक आम हिंदू जो है वो कितना ज़्यादा जागरूक है या जागरूक हो सकता है? देखिए, अब इस इलेक्शन में तो उसने दिखा दिया बीजेपी के खिलाफ जाके 40 लाख ईवीएम नहीं होते तो हम लोग 1 करोड़ पार करे हुए थे। इस देश में संविधान बचाने वाला वर्ग काफ़ी बड़ा है। मैं इतना ही कहता हूँ मुसलमानों को, जिससे 70 साल आपने कांग्रेस की झेला है, उसी तरह इसको 5 साल का मौका दीजिए। ये अपने आप में एक फोर्स बनेगा जो यहाँ की रिलीजियस फोर्स के साथ ये कहता रहेगा भैया धर्म की आवश्यकता है, लेकिन अपने घर में अपने आप के लिए। सामाजिक स्थिति व्यवस्था में, राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं, व्यक्ति नहीं, कोई जगह नहीं। यह कहने का मौका मेरे ख्याल से इस फोर्स को आप लोगों ने देना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त दिया। प्रकाश अम्बेडकर जी हमारे साथ थे इस खास मुलाकात में। इनका ये कहना है कि जो निचला तबका है और मुसलमान जो है वो उसको साथ में आना चाहिए, और अगर ये दोनों साथ में आते हैं तो इस देश की तकदीर बदल सकती है, इस देश की दिशा बदल सकती है। बने रहिए हमारे साथ मुख्तलिफ खबरों के लिए। फ़िलहाल वक्त हो चला है आपको अलविदा कहने का। अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ आपके रूबरू फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हाफिज़।